हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को आप एक कमोडिटी के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। लोगों की नौकरी चली गई है, सैलरीज आधी रह गई हैं, अच्छी गली गंदी गली, हर तरह का मेरे को एक्सपीरियंस कराया। तो फिर मैंने इंडियन ट्रू हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया। मैंने सब एकदम एक दिन में छोड़ दिया, सिगरेट, शराब, नॉनवेज, ग्रोथ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ है अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी सर दिनेश रावत। नमस्ते सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सर, मेरे मन में पहले एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत दिन हो गए आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। पहले तो आपके ग्लोरीज ऑफ इंडिया के ऊपर, गार्डनिंग के ऊपर, सफलता के ऊपर बहुत सारा वीडियो आता था। अचानक क्या हो गया आपको? असल में क्या है ना कि मेरा फील्ड जो है इतना वर्सेटाइल है कि मैं क्या करूं क्या छोड़ूं मेरे को समझ में नहीं आता है। अच्छा। और अभी आजकल मैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के ऊपर स्टडी कर रहा हूं। अच्छा। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वर्सेटाइल फील्ड है। ये फील्ड ऐसा है जिसमें रोज़ लाखों लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो आजकल उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा सर, मैंने तो सुना है क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्की है, तो आप अचानक इसमें कैसे आ गए? आपका जो पहला का फील्ड था हिस्ट्री के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, ये तो बहुत ही शानदार था, तो आप अचानक इस लाइन में? ऐसा है कि रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क तो हर चीज़ में है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग क्या रिस्क फ्री हैं? नहीं, किसी भी समय भूकंप आ सकता है। हम गाड़ी में जाते हैं, किसी भी समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक चलाते हैं, किसी भी समय इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। कभी भी साइक्लोन आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ जाता है। कितने नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जिन आदमी का कोई दोष नहीं होता वो लोग सब मर जाते हैं। तो रिस्क तो दुनिया में हर जगह है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी ये तो फ्यूचर है। अच्छा। ये वर्ल्ड का फ्यूचर है और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए। और जो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में क्या है? खरीदना है, बेचना है। दुनिया में जितना भी बिजनेस है, सारे बिजनेस का एक ही फंडामेंटल है, क्या? कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना। हाँ। तो जो उसको नहीं ठीक से कर पाता है उसको लॉस होता है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी वही है। क्रिप्टो करेंसी को आप एक कमोडिटी के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। ये एक कमोडिटी है, उसका एक मार्केट प्राइस होता है। तो मार्केट प्राइस जब लो है तब खरीदना है, जब मार्केट प्राइस थोड़ा हाई हो जाए, प्रॉफिट है, तब इस पे बेचना है। तो जो इस फंडामेंटल को समझ के काम करेगा वो इसमें कमाएगा। और इसमें रोज हजारों नहीं लाखों लोग करोड़पति बन रहे हैं। रोज बन रहे हैं। अच्छा। बहुत वर्सेटाइल फील्ड है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फील्ड है। अच्छा। तो सर एक बात बोलिए, बहुत सारा लोग तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उन लोगों का क्या रोल है क्रिप्टो करेंसी में? तो ऐसा है, मेरा तो प्रोफेशनल और बिजनेस कैरियर 50 साल से ऊपर का है। और उसमें मैंने एक चीज़ बड़ा सिंपल थ्योरी समझ में आया है, नो रिस्क नो गेन। अच्छा। लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। आज जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बनाते हैं वो लोग कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। उनका इंडस्ट्री में जो है पहले ज़मीन लेना, रिसर्च करना, इक्विपमेंट खरीदना, लोगों का एम्प्लॉयमेंट करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, लॉन्च करना, ये सब करने में 5 साल लगता है। वो लोग 5 साल का रिस्क लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेते हैं। उनका प्रॉफिट उतना बड़ा होता है। और जो रिस्क नहीं लेता है वो क्या करता है? सवेरे सब्जी खरीद के लेके आता है और सारा दिन बेचता है, शाम को जो है हाई प्रॉफिट लेके चला जाता है, लेकिन गेन उसका टोटल गेन बहुत कम होता है।
तो और जो एकदम रिस्क नहीं लेना चाहता है वो नौकरी करता रहता है। जो रिस्क लेता है वो रिस्क लेकर के अपना बिजनेस करता है, बिजनेस में बहुत सक्सेस कर लेता है। तो हम तो समझते हैं कि सबको को रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि रिस्क के बिना, जैसे खाना जो है बिना मिर्ची के उसमें मज़ा नहीं है। ठीक। तो लाइफ में रिस्क होना चाहिए, थोड़ा अप एंड डाउन होना चाहिए, चैलेंजेस होना चाहिए, डिफ़िकल्टीज होना चाहिए। तभी लाइफ का आनंद है। ठीक है, जब चैलेंज होता है उस समय थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन बाद में वो मोमेंट जो है बहुत रिमेम्बरेबल हो जाता है। लोगों को उसके बारे में सोच के कितना आनंद आता है। ठीक। और बाकी रहा जो एकदम रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्चुनेटली हम दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे बड़े ग्रुप के कनेक्शन में आए हैं। उनके संग हमारा एसोसिएशन हुआ है, वो है हाइपर ग्रुप। अच्छा। वो ग्रुप क्या है कि वो ग्रुप एक मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, और उस मेंबरशिप में बहुत हैंडसम रिवार्ड हैं। उसमें एक तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड पूरा वो लोग एडुकेशन तुमको फ्री देते हैं। अच्छा। उसमें बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं जो 70 to 80% में देते हैं। अच्छा। बिफोर लॉन्च। फिर उसमें जो है हमारी मेंबरशिप जो होती है उसका करीब हमको 3 times रिवार्ड मिलता है। 3 times? 3 times। अच्छा। और वो रिवार्ड हमको डेली मिलता है, यानी कि हमको रिवार्ड जो है कम से कम 15% एक महीना में मिल जाता है। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। जो लोग एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो लोग के लिए वो एरिया बहुत बढ़िया है। तो सर जैसे आपने बोले, मुझे तो लगता है इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो जो इसके साथ जोड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़े? ऐसा है, इसका एक प्रोसेस है। वो जो जुड़ना चाहता है वो मेरे को संपर्क करे। अच्छा। मैं उसको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा, पूरा टोटली गाइड कर दूंगा। एकदम सर। तो सर आप एक बात बोलिए, आप अपने लाइफ में इतना सारा एरिया कवर करने के बाद फिर से आप क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन में आ गए, तो आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन गए? ऐसा है, ये तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान का हाथ और साथ है। अच्छा। और मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को एक जन्म में 5 जन्म का एक्सपीरियंस और आनंद मिल रहा है। अच्छा। और बाकी अभी क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में हम इसलिए आ गए हैं क्योंकि मेरे को लगा दिस इज कॉल ऑफ द डे। अच्छा। सबसे पहला तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में सबको जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो इलिटरेट हम लोग कहलाएंगे। अच्छा। जैसे आज के दिन जो इंटरनेट नहीं जानते हैं वो इंग्लिश में बहुत माहिर हों, लेकिन हम उन लोग को इलिटरेट बोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको इंटरनेट नहीं मालूम है, व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है नहीं मालूम है, वेबसाइट्स कैसे हैंडल करना है नहीं मालूम है। तो इस तरीके से जिसको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया का आइडिया नहीं होगा वो भी आने वाले दिनों में इलिटरेट कहा जाएगा। अच्छा। दूसरी चीज़ क्या है कि इस फील्ड में एक बहुत अच्छा इनकम जनरेशन का स्कोप है। अच्छा। ट्रेडिंग के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, NFT टोकन्स वगैरह हैं, जो मैंने बताया हाइपर फंड की मेंबरशिप वगैरह है, स्टेकिंग ऑफ कॉइन्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा। तो आज के दिन कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद सारी की सारी इकोनॉमी एकदम ठंडी होके पड़ी। हाँ, ठीक से। लोगों की नौकरी चली गई है, सैलरीज आधी रह गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, बिजनेस चालू हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। हम लोग के रुपए की वैल्यू कितनी रह गई है, आधी भी रह गई है कि नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। ठीक। क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय गवर्नमेंट ने सबको को देश में फ्री राशन दिया है, फ्री दवा दी है, फ्री वैक्सीन दी है, लोगों को लोन्स दिए हैं, लोगों को 2500 2000 करके उनके अकाउंट में दिया है। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है। हाँ। तो उसका असर तो हमारी करेंसी पे पड़ रहा है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया है,
यहाँ पे जो करेंसी काम करती है वो किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। अच्छा। उसमें एक डिवैल्यूएशन का कोई स्कोप नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि ये बहुत बढ़िया एरिया है। आज के दिन जब सबको एक एडिशनल इनकम की दरकार है तो ये बहुत बढ़िया एरिया है। अपना जो भी कामकाज करते हैं उसको करते करते साथ में एक ये एडिशनल इनकम का एरिया है। इसलिए मैं इसमें बहुत डीप गया और मैं सब लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। कि भैया इसको समझो, इसका फ़ायदा लो। ये जो दुनिया में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, इसमें बहती गंगा में तुम भी हाथ धो। अच्छा, मतलब सब अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको जितना आता हम तो उतना गाइडेंस आराम से देंगे। अच्छा। अभी भी हमको बहुत कुछ सीखना है। तो सागर है, ये 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। 5 साल लग जाएगा सर। अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये बताया नहीं आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वर्सेटाइल कैसे बन गए। ऐसा है, ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। अच्छा। बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। बैठेंगे तो सारा दिन लग जाएगा। अच्छा। लेकिन छोटे में ये बोल सकता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि मेरे को एकदम संकरी गलियों से लेकर के बड़े बड़े रास्तों पे लेकर के गया। अच्छा। अच्छी गली, गंदी गली, हर तरह का मेरे को एक्सपीरियंस कराया। अच्छा। मैंने जो स्कूलिंग की है वो ऐसे स्कूल से की है जहाँ पे रिक्शा वाले, ठेला वाले लोग के बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। उन लोग के लिए जूता चप्पल पहनना कंपलसरी नहीं था। अच्छा। और जब मैंने हायर सेकेंडरी पास की तो मेरे को इंग्लिश 1 लाइन में मैं लिख सकता था ना पढ़ सकता था। अच्छा। वहाँ से चालू किया। फिर कॉलेज में आया तो कलकत्ता के सबसे हाई सोसाइटी वाले कॉलेज में एडमिशन लिया। 13 साल नौकरी किया। नौकरी में भी जो है एज ए पीएन स्टार्ट किया और एक अच्छी पोजीशन पे जाकर के रिज़ाइन किया। अच्छा। फिर बिजनेस स्टार्ट किया बिना एक पैसे के। अच्छा। फिर बिजनेस में जो है अच्छा। इतनी तरक्की हुई कि कई देशों में अपने ऑफिस बन गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस हो गया। मैं कितने सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का मेंबर था। फिर इसके बाद जो है मेरा दिल आया मानवता की सेवा के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो मैं एनवायरनमेंटलिज्म में आ गया। मैंने ग्रीन मॉल स्टैब्लिश किया। अच्छा। साइड बाय साइड मैं स्पिरिचुअलिज्म भी फॉलो कर रहा था। और स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करते करते मेरे को इतना एनलाइटमेंट हुआ कि मैं रोज़ 4 पैक विस्की पीता था। अच्छा। 60 सिगरेट पीता था। टोटल नॉन वेजिटेरियन था और क्रोध था, बहुत क्रोध था। अच्छा। लेकिन एक दिन में मैंने सब छोड़ दिया और उसको छोड़े हुए भी 35 साल हो गया आज। अच्छा। तो स्पिरिचुअलिज्म में फिर मैंने इंडियन ट्रू हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया। अच्छा। 60 देशों में उसके लिए घूमा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भगवान ने हर तरफ से एक्सपोजर कराया। अच्छा। तो इसीलिए जो है इस तरीके से मेरा सब तैयार हो गया। और अभी जब बच्चों को मैंने अपना बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है तो अब मैं क्रिप्टो में जो है लोगों को बेनिफिट देना चाहता हूँ। अच्छा। तो सर जैसा मैंने सुना आपका लाइफ तो बहुत ही एक्साइटिंग रही होगी, जैसे आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, स्पिरिचुअलिज्म, एनवायरनमेंट, सक्सेस कोचिंग। तो सर इसके बारे में आप एक एक करके प्लीज़ बताइए हम लोगों को। छोटे में बता देते हैं। मेरा स्कूल लाइफ जैसा मैंने बताया कि इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग। मैं जैसे स्कूल में गया उस स्कूल में सब गरीब क्लास के लड़के लोग पढ़ते थे। अच्छा। हम लोग के एरिया में उस समय उषा कंपनी होता था, जय इंजीनियरिंग वर्क्स, जहाँ पे सिलाई मशीन उषा का बनता था। अच्छा। उसके सारे लेबरर्स, उसके बच्चे रिक्शा वाले, ठेला वाले, इस तरह के क्राउड था। तो पिताजी ने वहीं पे भर्ती कराया, वहीं पे पढ़ा लिखा। अच्छा। लेकिन भगवान का वो देखिए कि वैसे स्कूल में पढ़ने के बाद सोशल स्टेटस में सबसे बढ़िया कॉलेज जो कलकत्ता का है, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी। अच्छा। मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिला। लेकिन वहाँ पे जब एडमिशन तो मिल गया, हाँ। लेकिन वहाँ पे मैं
इंग्लिश में क्लासेस कुछ नहीं समझता था। अच्छा। तो वहाँ पे तो कॉमन रूम में बैठ के कैरम और चेस खेलता था। अच्छा। रात को एक सिटी कॉलेज है, वहाँ पे जाके बंगाली में क्लासेस करता था। अच्छा। क्योंकि बीकॉम के लिए कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक। तो मेरे जो मॉर्निंग क्लास होती थी भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी में, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा। तो इस तरीके से हमारा स्कूल और कॉलेज का लाइफ रहा। चूँकि मेरा मार्क्स बहुत कम आता था, हायर सेकेंडरी भी मैं किसी भी तरीके से पास किया, तो पिताजी मेरे को आगे पढ़ाने के फेवर में नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कॉलेज में भर्ती कराने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और फीस देने को भी मना कर दिया। अच्छा। तो फिर मैंने नौकरी चालू की। अच्छा। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने नौकरी चालू की और मैंने नौकरी चालू की 75 रुपये महीने की। अच्छा, 75 रुपीज़। और लगभग एक पीएन के जैसे नौकरी थी। अच्छा। वहाँ से हमने अपना नौकरी का जीवन स्टार्ट किया। अच्छा। पढ़ता भी रहा, बीकॉम किया, फिर बीकॉम के बाद एलएलबी किया, साथ में नौकरी भी करता रहा। अच्छा। तो सर जैसे आपने बोले आपने 13 साल की नौकरी की, तो वो क्या कोलकाता में है या कोलकाता के बाहर में? नहीं, मैंने कई जगह नौकरी की। जो सबसे पहली नौकरी थी वो हावड़ा में थी। अच्छा। रोज जाता था, कॉलेज करता था, कॉलेज करने के बाद नौकरी करता था, फिर रात को 10 बजे घर वापस आता था। अच्छा। फिर कुछ दिन के बाद मेरे को हल्दिया में नौकरी मिली। हल्दिया कलकत्ता से कोई 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे करीब 3-4 साल काम किया। उसके बाद जो है मेरे को टेक्समेको में नौकरी मिली। अच्छा। टेक्समेको बेलघरिया अगरपाड़ा में है, वहाँ भी डेली पैसेंजरी करता था। अच्छा। फिर मेरे को इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स में खर्दा में मिली, तो फिर मैं खर्दा में रहता था। जब मैं हल्दिया में था तभी जो है मैंने शादी भी कर ली थी। अच्छा। तो सर किस उम्र में शादी की? शादी तो मैंने 28 साल में की। अच्छा। लेकिन वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है। अच्छा। क्योंकि मेरी जो शादी हुई वो कोई ऑर्डिनरी शादी नहीं थी। मेरी श्रीलंका में एक पेन पेल होती थी, जिसके संग मैं 6 साल से पेन फ्रेंडशिप कर रहा था। अच्छा। क्या है कि उस समय मेरे बहुत सारे पेन फ्रेंड्स होते थे। जब मैं अपने 12-13 साल की उम्र में था तब से मेरे पेन फ्रेंड होते थे। 16 देशों में पेन फ्रेंड होते थे। अच्छा। मैं उनको चिट्ठी लिखता था, वो लोग चिट्ठी से जवाब देते थे। उस समय तो फैक्स, टेलेक्स, इंटरनेट और ईमेल वगैरह था नहीं, तो चिट्ठी पेन फ्रेंड होते थे। उसी में एक पेन फ्रेंड हमारी श्रीलंका से थी। अच्छा। और उसके संग हम लोग का 6 साल का पेन फ्रेंडशिप था, तो उसी से शादी हुई। अच्छा। और ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी है। अच्छा। क्योंकि मेरी वाइफ का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, नेशनलिटी अलग है, और हम लोग का कल्चर एकदम अलग है। तो बहुत बड़ा मिसमैच था। अच्छा। और वो भी एक लाइफ का चैलेंज रहा। अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सर आपकी जो कठिन यात्रा रहा, इसमें आपकी पत्नी का सहयोग तो जरूर मिला होगा? बहुत बहुत। सिर्फ सहयोग क्या, उसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा। क्योंकि उसके लिए एक अलग देश में आना, एक नई दुनिया, भाषा अलग, खान पान अलग, कल्चर अलग, वैल्यूज़ अलग, तो इसमें एडजस्ट करना और फिर 3 बच्चों को इन कठिन परिस्थिति में पालना, ये तो बहुत बड़ा काम रहा। और उसके लिए तो हम तो हमेशा उसके आभारी रहेंगे। अच्छा सर, आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। लेकिन सर आपके बारे में जितना भी जानते हैं और भी जानने का दिल करता है क्योंकि आपका गहरे का अंत नहीं है। तो सर हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे जल्दी से। ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिनेश रावत जी की आगे की कहानी लेकर हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे। नमस्ते।